Hello, dear learners. Welcome to History classes. This is Seba Class 10 Political Science textbook, and from today we will be beginning chapter number 1, which is Indian Democracy. इस चैप्टर के की पॉइंट्स क्या है हम देख लेते हैं. Ideals of the Constitution, Federal Characteristics of the Indian Constitution, and Parliamentary Democracy in India. इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे इस चैप्टर का पूरा डिस्कशन होगा. ओके, around these 3 points. So introduction में पहले हम देखते हैं कि India was under the British subjugation for nearly 2 centuries. We know that British Empire ruled India for 200 years, okay, from 1757 to 1947, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिला, इंडिपेंडेंस. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस. And at that time, India stood as the biggest democratic country in the world. India is still today the biggest democracy in the world. Okay. A constitution is very essential for an independent and democratic country because the constitution and democracy both are complementary to each other. So, democracy का opposite होता है autocracy. ऑटोक्रेसी में होता है कि पावर जो है एक सिंगल पर्सन या सिंगल पार्टी के पास में रहती है जो अपने मन मुताबिक कंट्री को चलाती है. वहीं डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल के हाथ में पावर होता है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना, जहाँ पे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, कैसे कंट्री चलेगा, गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, सिटीजन्स को क्या राइट्स मिलेंगे, उसके ऊपर पूरा अच्छे से लिखा हुआ होता है. तो so that is why it is being said that constitution and democracy both are complementary to each other. ये दोनों एक दूसरे के पूरक है. As such, there cannot be a true democratic state without having a constitution of its own. Why? Because अगर constitution नहीं होगा, अगर clear rules and laws and rights नहीं लिखे जाएंगे, तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी. ओके, वो सिटीजन्स का राइट्स भी छीन सकती है. तो उस टाइम पे वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो अगर अगर कोई भी देश अगर ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाना चाहता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत बहुत जरूरी है. और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया वैसे ही जाना चाहता है एज वन ऑफ द biggest democracy in the world. Similarly, the role of a constitution is meaningless without having democracy. In fact, the process of making a constitution had begun even before India attained her independence. So, जब ये decided हो गया था, ब्रिटिश ने decide कर लिया था पहले ही around 1945 के around, they had decided that they will give India freedom. Okay, so तो इंडिया फॉर्मली इंडिया को फ्रीडम मिला 15 अगस्त 1947 को, बट उससे पहले ही अराउंड 1946 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था. ओके, इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन जुलाई 1945 इन इंग्लैंड, the Labour Party came to power and the new government took the decision to declare independence to India. तो इंग्लैंड में इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1945 ईयर में इंग्लैंड में इलेक्शंस हुए थे जिसमें एक लेबर पार्टी जो कि बहुत ही लिबरल थी एंड इट वांटेड टू एंड द कॉलोनियल रूल, इट डिसाइडेड, वो जो पावर में आई तो इट डिसाइडेड कि इंडिया को हम फ्रीडम दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे. Accordingly, the Labour Party government of England felt the utmost necessity of a constitution for the new democratic state, that is India. As such, the British government sent the cabinet mission to India in March 1946 to create a congenial environment and to make necessary preparation for framing a new constitution of India. So, Labour Party ने decide किया कि अगर इंडिया को डेमोक्रेटिक स्टेट बनना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी. तो उसी सिलसिले में उन्होंने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के कुछ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया में भेजे थे. ओके, बातचीत करने के लिए अमॉन्ग द इंडियन लीडर्स जो उस टाइम पे थे, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देन मोहम्मद जिन्ना, इन सबको इन्वॉल्व करके दे वांटेड टू talk about how to transfer the power,
कैसे किया जाएगा सब कुछ, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग एक रात में बोल दिया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया और ब्रिटिश सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। नो, बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने एक पूरा स्ट्रक्चर बिठाया हुआ था, पूरा एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बिठाया हुआ था, और उसको विदाउट द फॉर्मल प्रोसेस, विदाउट द डायलॉग्स एंड ऑल, किसको कितना पावर मिलेगा, कैसे कंट्री में क्या रूल्स होंगे, कैसे गवर्नमेंट चलाई जाएगी, कौन मिनिस्ट्री में बैठेगा, फाइनली कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, कैसे होंगे जनरल इलेक्शंस, इन सब पे डिस्कशंस के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। Okay, the cabinet mission was a unit of 3 cabinet ministers of England. With the initiative of the cabinet mission, a constituent assembly was formed and its first ever sitting was held on 9 December 1946. Okay, this point is important to remember, that with the initiative after the cabinet mission, तो constituent assembly, ये constituent assembly ये है जिन्होंने constitution ड्राफ्ट करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ओके, एंड constituent assembly was formed and उसका फर्स्ट एवर सिटिंग हुआ था 9 दिसंबर को 1946। ओके, the senior member of the Constituent Assembly, Dr. Sachidananda Sinha, presided over the first sitting. तो Constituent Assembly के first presiding officer या फिर first president भी बोल सकते हैं, was Dr. Sachidananda Sinha. Then Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president of the Constituent Assembly. तो first sitting में Dr. Sachidananda Sinha, thereafter इलेक्शन हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। सो इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑल टुगेदर 11 सिटिंग्स किए थे। व्हाई? एंड these sittings were just to prepare the new constitution of India. इंडिया का पहले कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, सो जस्ट प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूटेड अ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो एक कमिटी बिठाई गई, उसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमिटी, on 29 August 1947. ठीक है, the drafting committee, which was constituted with 7 specialists, all belonging to divergent fields, was given the great responsibility of preparing the draft of the constitution. तो डिस्कशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सिटिंग्स में, फिर फाइनली 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमिटी बिठाएगी जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसमें 7 मेंबर्स थे और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिखने के लिए। ओके, एक कॉपी लिखने के लिए। तो उसके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एंड आफ्टर 3 years, 3 साल लगे, लॉन्ग रिगरस एंड लेबर। सो क्या होता था, जैसे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली 11 सिटिंग्स में दे यूज्ड टू डिस्कस, दे यूज्ड टू डिबेट ईच अदर, दे यूज्ड टू डिबेट विद ईच अदर कि कौन सा प्रोविजन रखना है, कौन सा प्रोविजन नहीं रखना है, बिकॉज दे टुक एवरी केयर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जो इंडिया को डेमोक्रेसी दे और एक स्टेबल गवर्नमेंट दे, और इट विल बी रेलिवेंट इवन आफ्टर 60 years 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अभी तक रेलिवेंट है। ओके, so it was a long rigorous labor, and the drafting committee prepared the draft copy of the new Indian constitution, and the same was handed over to its president Dr. Rajendra Prasad on 26 November 1949. तो ड्राफ्टिंग कमिटी 29 अगस्त 1947 में बैठी और उसके बाद 26 नवंबर 1949 में उन्होंने ड्राफ्ट कॉपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। With the signature on the draft copy of the constitution by Dr. Rajendra Prasad, the people of India got a new constitution for themselves. Okay, but the new constitution came into force only on 26th January 1950 due to many administrative and other related problems. तो 26 नवंबर 1949 को फाइनली ड्राफ्टिंग कमिटी ने
कॉन्स्टिट्यूशन लिख के राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया और राजेंद्र प्रसाद ने जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन कर दिया उस पे। लेकिन अभी तक इंडिया फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर पाई उसको, या फिर फोर्स में नहीं ला पाई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेनेंट्स है वो वर्क में नहीं आया। वो ही डेट चूज किया गया 26 जनवरी 1950 में ही। It is to be noted that the India was governed in accordance with the provisions of the, तो जैसे कि गैप था, इंग्लैंड ने बोल दिया था कि दे विल गिव इंडिया फ्रीडम 1946 में बोल दिया था, और उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बिठा दी थी, और इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो 1946 से लेकर 1950 तक, आई मीन 26 जनवरी 1950 तक इंडिया को किसी तरह से तो रूल किया गया ना। और वो किस तरीके से रूल किया गया? विद द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, between the period from 15 August 1947 to 26 January 1950, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो इसलिए जो भी रूल था इन ईयर्स के पीरियड में वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बहुत सारा प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत सारा प्रोविजंस डाला गया है, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है, जो कि प्रिपेयर किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ऑफ कोर्स। सो आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर ली, ईयर्स के बारे में भी जान लिया। अभी हम जानना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स, प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी आखिर में है क्या, क्या थॉट है उसके पीछे, क्या किस चीज को बेस रखकर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया गया है। Before going to know the ideals and objectives of the Indian Constitution, we have first to know the preamble of the Indian Constitution. तो preamble क्या है? Introduction to the Indian Constitution है। So अगर हम preamble के बारे में अच्छे से जानेंगे तो we will get to know कि constitution, जो Indian Constitution है, उसका ideal, उसका objective, उसका philosophy क्या है। The preamble is the introduction to the constitution. In the introduction of a book, अगर कोई भी book ले लो, आपकी text book ले लो, उसमें we see that there is always an introduction, जहाँ पे book के बारे में, book क्या contain करता है, book क्या एक objective रखता है, क्या achieve करना चाहता है, उसमें briefly mention किया जाता है। Similarly, in the preamble of the Indian Constitution, the main features, that is, ideals and objectives of the Constitution have been described. That is why the preamble of the Indian Constitution is regarded as the soul, the conscience, the threshold and the keys of the Indian Constitution. So preamble को soul बोला जाता है Indian Constitution का. In fact, to grasp the inner spirit of the Constitution, one should go through the preamble of the Constitution. Because Constitution में अगर आप देखोगे तो technical terms है, it is very technical. तो it is almost like a jargon, technical jargon, जो बहुत ही specialist lawyers, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक one of the duty है Constitution को interpret करना। तो sometimes if they get stuck, they refer to the preamble of the constitution, क्योंकि उसमें जो constitution का inner spirit है, जो कि technicality में कहीं खो जाता है, real जो constitution पढ़ते हैं, तो preamble में वो साफ हो जाता है। Okay, because each and every word mentioned in the preamble bears ideals, philosophy, and objectives of the constitution. Every word in the preamble which begins with the words "We the people of India" bears certain meaning and ideal. It is important. Okay. Uh, okay. Let us end till here. So every word in the preamble is mentioned, and every word का एक meaning है preamble में. It reflects the ideals, principles, philosophy, and the inner spirit. Constitution में क्या thought लेकर इन rule को, इन laws को
क्यों बनाया गया है, जो पावर्स दिए गए हैं, क्या थॉट रखकर पावर्स दिए गए हैं किसी को भी, गवर्नमेंट को, पीपल को, राइट्स जैसे दिए गए हैं। तो अगर हम प्रियम्बल समझेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे। ओके, so let us see preamble में क्या लिखा हुआ है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. So यहाँ पे they began the drafting committee, the Constituent Assembly. They did not say that to the people of India. They included everyone, जो भी रूलर, पोटेंशियल रूलर्स बनने वाले थे, गवर्नमेंट बनने वाले थे, everybody is the, we the people of India are the citizens of India. They belong to India. They are from India and they will work for India. And this is the spirit of democracy. ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेज में ही क्लियर हो जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, India के citizens को मिलेगा justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So these words are just not the words, they have a huge meaning. They reflect the spirit of the makers of our Constitution, our founding fathers and mothers, that what kind of new independent India they were looking towards. Okay, so इस preamble को by heart करना, okay, and then read करना, reread करना, then you will get the true spirit. Okay, so let us know about the members of the drafting committee of the Constitution. Okay, let us see the faces. So here is Dr. B.R. Ambedkar, this one, chairman of the drafting committee. And here we see Syed Mohammad Sadullah. He was from Assam. He is B.N. Rao. This is N. Gopalaswamy Iyengar. He is N. Madhava Rao. Okay. And he is Aladi Krishna Swami Iyer. Okay. And the other two, those who are left, kindly identify and comment down below. Okay. So see you in the next video lesson. Hope you have a great day. Thank you. Bye-bye.